हर खबर के पीछे एक राज, हर वाक़े के पीछे एक कहानी और हर कहानी के पीछे एक हकीकत। मैं हूं समीर कुरैशी, हकीकत क्या के साथ। आज हमारा पॉडकास्ट का पहला प्रोग्राम है और हमारे प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं इस कराची शहर के साबिक पुलिस अफसर, जिन्होंने इस शहर में कराची ऑपरेशन भी देखा, उसके अलावा बैरून मुल्क मिशंस भी किए। आज हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज बांडे। इनसे हम बहुत से हकाइक जानेंगे कि इस पुलिस के अंदर क्या हो रहा है, पहले क्या होता था और आइंदा क्या होने जा रहा है। हर खबर के पीछे एक राज, हर वाक़े के पीछे एक कहानी और हर कहानी के पीछे एक हकीकत। मैं हूं समीर कुरैशी, हकीकत क्या के साथ। आज हमारा पॉडकास्ट का पहला प्रोग्राम है और हमारे प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं इस कराची शहर के साबिक पुलिस अफसर, जिन्होंने इस शहर में कराची ऑपरेशन भी देखा, उसके अलावा बैरून मुल्क मिशंस भी किए और कराची के बेहतरीन तफ्तीशी अफसरान में इनका नाम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज बांडे। इनसे हम बहुत से हकाइक जानेंगे कि इस पुलिस के अंदर क्या हो रहा है, पहले क्या होता था और आइंदा क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में, इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम बात यहां से शुरू करेंगे। आजकल पिंकी पिंकी का चर्चा है और बहुत ही चर्चा है। तो पहले ढील, फिर नो ढील, कहीं कैटवॉक करती नजर आती है वो, उसके बाद चादर डाले हुए ओढ़े नजर आती है। तो क्या ये बाहर आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? देखें समीर साहब, बात है कि पिंकी, ये तो एक पिंकी है, इस जैसी पता नहीं कितनी पिंकियां इस वक्त भी अपना काम धड़ल्ले से कर रही हैं। और पिंकी आज से काम नहीं कर रही, पिछले 15 साल से, आप भी इतने अरसे से रिपोर्टिंग में, आपको भी पता है, 15 साल से अपना काम कर रही है। आज तक पकड़ी नहीं गई, पकड़ी गई लेकिन उसको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करके और वो FIR वगैरह दर्ज नहीं की गई। उसकी वजह एक ही हो सकती है, पुलिस में जो साफ बात है कि जो अगर किसी ने छोड़ा है तो कोई फ़ायदा लेके ही छोड़ा होगा, ऐसे कोई नहीं छोड़ सकता। तो पिंकी ऐसी एक बहुत है, लेकिन पिंकी को गिरफ्तार करने के बाद सूरत हाल बनी जिस तरह से, तफ्तीश में बहुत सारी गलतियां की गई, इब्तदाई तफ्तीश में। आप तो बेहतरीन तफ्तीशी अफसर हैं। ये क्यों की गई? अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जानबूझ के की गई, उजलत थी या आखिर ऊपर से हिदायत थी, कुछ क्या था इसमें? देखिए, मैं खुद भी SHO रहा हूँ काफ़ी थानों में, और हमने भी बड़ा प्रेशर देखा है थानों में रह के। बेसिकली क्या है कि जब ये FIR कटी तो SHO गार्डन के हवाले FIR की गई, और SHO गार्डन ने उनको उसी दिन सुबह में उसको जो हैंड ओवर किया गया, और उसी दिन 11 बजे कोर्ट में पेश कर दिया। SHO के पास के अंदर अपनी इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने तौर पे फैसला करे कि आज ही मुलजिमा को मुझे दिया और आज ही मैं इसको अदालत में भेज के जेल भिजवा दूँ, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल केस था, मीडिया में हाईलाइट हो गया था। तो क्या मुबैना तौर पर रिश्वत ली हो ये सारी चीज करने के लिए? देखिए, वो तो कोई हम सबूत के साथ नहीं कह सकते, लेकिन हम्म। मैंने आपसे कहा कि जब किसी मुलजिम को कोई फ़ायदा दिया जाता है तो उसके पीछे कोई फ़ायदा लिया जाता है, ऐसे तो कोई भी नहीं कर सकता किसी का। दूसरी बात है कि मैंने तो खुद मैं इसके लिए मैंने SHO का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की थी, और SHO से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा जी, मुझे मेरे SSP साहब ने कहा था कि इसको फौरी तौर पर किसी तरह से अदालत में पेश करो और इससे जान छुड़ाओ। यानी आप ये कह रहे हैं कि एसएसपी सिटी अली हसन ने ये हाँ, उसको हिदायत दी थी कि फौरी। अच्छा, आखिरी एफआईआर सुबह कटती है 5:30 बजे। 24 घंटे रखने का हक है पुलिस को, बिल्कुल है, ठीक है, उसके बाद पेश किया जाए। बिल्कुल है। फिर जब वो वहां पर नफरी, फतेह शेख जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने कहा हमारे पास नफरी तक नहीं है लेडीज की। इसने नफरी एक वो लेडी की भी दी, अपना जो ट्रेनिंग के अंदर थी हाँ, और ट्रेनिंग करके आई हुई थी, और एक अंडर ट्रेनिंग थी, उस नफरी के साथ इसने अपनी पर्सनल कार में भेजा। तो यानी नहीं ये क्यों इतनी उजलत क्यों दिखाई गई? मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ कि जब SHO के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि उन्हें खुद से फैसला लेता, जब SHO को उसके SSP ने कह दिया तो उसने करना था काम ये। अब वो तफ्तीश वालों के पास गाड़ी भी नहीं थी, उनकी मोबाइल फ़ोन अभी तक ख़राब खड़ी है थाने में। जब उन्होंने SHO ने FIR काट के तफ्तीश के हवाले किया, इसको आज ही अदालत में पेश करना है। तो तफ्तीश वालों ने कहा जी हमारे पास तो गाड़ी नहीं है। तो SHO का कहना है कि फिर मैंने वॉलंटरीली अपनी कार दे दी ताकि किसी तरह से इसको अदालत ले जाया जाए। उसका कहना ये भी था कि जब तफ्तीश वालों ने मेरे सामने अपने SSP इन्वेस्टिगेशन फतेह शेख साहब को फ़ोन किया तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। काफ़ी देर वो ट्राई करता रहा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने एक वॉइस मैसेज छोड़ दिया, और उसके बाद वो उसको पिंकी को लेके हनीफ की गाड़ी में वहाँ से कोर्ट रवाना हो गया। और उसके थाने से निकलने से पहले तक फतेह शेख साहब का उसको कॉल बैक नहीं आई थी, या वो कहीं बिज़ी होंगे या सो रहे होंगे, मुझे नहीं पता उसका।
बहरहाल ये कि वो अपने एसएसपी साहब से बात नहीं कर सका ताकि मजीद हिदायत उसको जो मिले। और जब वो कोर्ट गया तो कोर्ट में ज़ाहिर है जो रिमांड रिपोर्ट वहाँ कोर्ट में पेश की गई है वो एक रूटीन की रिमांड है। जब आप किसी का लेने जाते हैं रिमांड आपको ज़रूरी चाहिए तो फिर आपने उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर उसकी जो चीज़ें ऐसी लिखनी पड़ती हैं जिससे आप मैजिस्ट्रेट को कन्विंस कर सकें कि आपको रिमांड क्यों चाहिए, आप उसको क्यों अपने पास रखना चाह रहे हैं। आप सुबह उसको आपने गिरफ्तारी डाली, 11 बजे आप पेश कर रहे हैं और रिमांड रिपोर्ट भी आप उसकी सीधी-सी दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है मजिस्ट्रेट तो ये कहने में हक बजाना भी कि जी इसके ऊपर रिमांड बनता नहीं था, लेकिन मजिस्ट्रेट भी रिमांड दे सकता था, उसने नहीं दिया। दूसरी वजह जो हमारे यहाँ अक्सर जो इग्नोर की जाती है, जब ये रिमांड रिपोर्ट लेकर कोर्ट में जाता है आईओ तो वहाँ एक प्रोसिक्यूटर होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, जो प्रोसिक्यूटर जनरल के अंडर काम करता है। पहले तो ये होता था कि वो आईजी के अंडर होते थे, लेकिन अब वो प्रोसिक्यूटर जनरल का, तो उन्हें पुलिस से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। प्रोसिक्यूटर का काम बेसिकली ये कि मैं जो रिमांड रिपोर्ट ले जाऊँ, मैं चालान ले जाऊँ, कोई भी चीज़ ले जाऊँ, पहले मैं प्रोसिक्यूटर के पास जाऊँगा, वो उसकी स्क्रूटनी करेगा। गलतियों की खामियां गलतियों की वगैरह उसे देखेगा कि कानूनी तौर पे हर चीज़ इसमें दुरुस्त है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उस केस को रोक दे, वापस करे आईओ को कि जाओ पहले ये खामियाँ दूर करो, उसके बाद केस जमा कराएँगे। प्रोसिक्यूटर ये काम नहीं करते। बहुत सारे केसेज़ ऐसे हैं, माज़ी की आपको हवाला दे सकता हूँ कि प्रोसिक्यूटर ये काम नहीं करते। और इसमें तो इतना हाई प्रोफ़ाइल केस था कि रात से शोर मच गया था, सारी दुनिया को पता था कि पिंकी है। तो प्रोसिक्यूटर ने भी उस रिमांड रिपोर्ट को जाके रूटीन में मजिस्ट्रेट के सामने रख दिया और मजिस्ट्रेट साहब ने भी जेल जो कस्टडी की, वो मेरे हिसाब से उसके ऊपर अपील बन सकती है और वो की भी बाद में उन्होंने। उसके बाद उनको रिमांड मिला। लेकिन गलतियाँ शुरू से ही शुरू कर दी। और होता क्या है, जब आप पहली गलती करते हैं तो उन गलतियों को फिर आप छुपाने के लिए फिर एक दूसरी तीसरी गलती करते चले जाते हैं और केस जो है वो उसके उसमें खराबी पैदा हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने इतनी बड़ी, जो एक तो होती है कोकीन डीलर, एक होते हैं मुनशियात फरोश, ये कोकीन मेकर थी। यानी आपने गिरफ्तारी के बाद इसको संजीदगी से नहीं लिया और आपने इसको वही ढीला ही रखा, जैसे मामला ढीला चलता है। बिल्कुल ऐसा रूटीन में और लिया। उसके बाद मीडिया ने जब इसको उजागर किया, तमाम चीज़ों को, कैट वॉक करती, सन ग्लासेस पहनी नजर आई, तो उसके बाद अब इसको 9 मोबाइलों के साथ पेश किया जाता है, 2 कैदी वैन और 9 मोबाइलें, और जब आ रहा है, अब फिर संजीदगी से लेना क्यों शुरू किया? मैं आपसे ये कहूँ यही पहले दिन अगर कर लेते हाँ। तो फर्क नहीं पड़ता था। अगर वो फतेह शेख साहब आप बता रहे हैं कि आपको कहा कि मेरे पास नफरी नहीं थी, तो नफरी दूसरे थानों से भी आ सकती है, नफरी दूसरे जिले से भी आ सकती है। इस किस्म के केसेस के अंदर उसी वक्त सारा इंतजाम करना चाहिए था। अब अगर आप कर रहे हैं तो आप तो इसलिए कर रहे हैं, हाईलाइट हो गया, मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर आपने इतनी गफलत की है, तो अब जाहिर है जब सब दूसरी बात एडिशनल आई साहब तक ये बात पहुंची, उन तक ये बात नहीं पहुंची थी। जब ये हुआ सारा, जब एडिशनल आई साहब के बारे में सुना कि उस दिन वो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, लेकिन पता लगा कि दोपहर 2 बजे 11 बजे पता लगा कि उसको जेल कस्टडी कर दिया गया, तो उनकी तो नॉलेज भी नहीं था सारा ये। तो जब उन्होंने बाद में सबको बुला के इंक्वायरी की तो एसएचओ कहता है कि जी मुझे मेरे एसएसपी ने हिदायत दी। एसएसपी साहब को किसने हिदायत दी वल्लाह अल्लाम, मुझे उसका नहीं मैं पता, लेकिन एसएचओ लेकिन उनको भी कहीं से हिदायत आई होगी। डेफिनेटली आई होगी। एसएसपी साहब को इतनी क्या इसमें उंगलियां कई अफसरान की तरफ उठ रही हैं। बिल्कुल ऐसा है। क्यों एसएसपी साहब ने भी अगर कोई ऐसा काम किया है तो जाहिर है वो भी प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने भी जानबूझ के ऐसा नहीं किया होगा, किसी ने कहा होगा या कोई। क्योंकि जो एसएचओ का मौक़िफ़ ये था कि जी इसलिए कहा जा रहा है दिल्ली करने को कि ये चूँकि मनशियात की आदी है, एसी के बगैर रह नहीं सकती, इसकी हालत ख़राब हो जाती है, ये उल्टियाँ करने लगती है, तो इस वजह इसको फ़ौरन जाके जेल के हवाले करके। लेकिन ये कोई लॉजिक मेरी समझ में नहीं आती। हम भी रहे थानों में, हमने मनशियात के आदी अफराद को पकड़ा भी है, और ये होता था कि मजबूरन जब उनकी हालत ख़राब होती थी उनको हम छोड़ तो सकते नहीं थे, तो कुछ ना कुछ उनके लिए इनका इलाज हमें करना पड़ता था ताकि वो सही रहें। तो ये अब भी इनको कोकीन का डोज दे रहे होंगे ये लोग कि अगर वो लेना चाहे तो? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता था, लेकिन अगर वो कोकीन की आदी है तो वो उसके बगैर नहीं रह पाएगी। तो यकीनन इसको मुझे इसका जो पकड़ी हुई है उसी में से दे देते होंगे थोड़ा सा कि चलो। ये करते हैं, इसलिए करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता हमारी कस्टडी में बंदा मर गया तो फिर हमारे पुलिस के गले पड़ जाता है। इसलिए बेहतर है कि हम उसको अगर कोई चीज़ ऐसी है तो दे दें ताकि वो सुकून में आ जाए। वरना इनकी हालत मैं आपको बताऊं कि मैं तो थानों में रहा हूँ कि हमने एक दफ़ा नशे के आदी शख्स को बंद किया था, तो जब उसको रात को नशा नहीं मिल रहा था तो नहीं, हम उसको नहीं दे रहे थे, उसने लॉकअप से अपना सर मारा था और सर फाड़ लिया था, उसकी ये हालत थी। फिर मजबूरन हमें थोड़ा बहुत उसको दे के सही करना पड़ा उसको, अगले दिन। वरना ये पुलिस के गले पड़ जाती। पुलिस के गले पड़ जाए। अगर खुदा न खास्ता कस्टडी में मर गया तो फिर एसएचओ नहीं भुगतना है, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता एसएचओ को, ना कोई उसका एसएसपी ना कोई डीआईजी, फिर उसने खुद ही बेचारे ने केस भुगतना। आप एसएचओ और एसआईओ की तो पतली गर्दनें थी, पकड़ी गई,
ऊपर वालों की कब बारी आती है ये नहीं पता, लेकिन आप इनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए एसएचओ और एसआईओ का मुस्तकबिल तो ये अफसरान ही इसका वो करेंगे डिसाइड कि क्या है। लेकिन मेरे ख्याल में कि अफसरान भी माशाल्लाह समझदार हैं, सारे प्रोफेशनल सीनियर ऑफिसर हैं। वो समझते हैं कि अगर एसएचओ ने ऐसा कुछ किया है तो खुद से नहीं किया, और ज़ाहिर है और अगर एसएचओ बता रहा है कि मैंने खुद से नहीं किया तो फिर अब आगे चलें, उसको इंक्वायरी करें कि किसी और ने अगर उसको कहा है तो किस लिए कहा है, ताकि आखिर तक तो पहुंचा जाए। लेकिन आखिर तक यहाँ कभी पहुंचते ही नहीं है। नहीं, लेकिन आप ये देखें ना कि तमगे जो हैं वो नीचे वालों के सर पे ये लेते हैं, हाँ, नीचे वालों को तमगा नहीं मिलता, तमगे मिलते हैं इनको हैं। हाँ। तो ये गलतियों की भी जिम्मेदारी लिया करें ना, ये क्यों नहीं लेते? देखिए बात ये तो हमने पूरी सर्विस में देखा अपनी, और अब भी देख रहे हैं, ये कभी नहीं हुआ। ज़िम्मेदारी हमेशा एसएचओ की बनती है। एसएचओ ने अगर अच्छा काम कर दिया है तो उसका क्रेडिट भी ऊपर चला जाता है पहले, और अगर एसएचओ ने बुरा काम कर दिया तो वो क्रेडिट ऊपर नहीं जाता, वो फिर सिर्फ उसी के ऊपर रहता है। अब जिसमें जैसे इसमें हुआ, एसएचओ कहता है कि मैंने खुद से नहीं किया, लेकिन कोई सुन नहीं रहा उसकी। लेकिन मेरे ख्याल में इंक्वायरी उसके खिलाफ जो इनिशिएट करवाई है डीआई साहब ने, डीआई साहब बेस्ट कर रहे हैं। डीआई साहब बेस्ट भी अच्छे अफसर हैं, वो यकीनन एसएचओ की सुनेंगे और उसके ऊपर जो भी बेहतर उसके ऊपर मुनासिब जो हुक्म है वो जारी करेंगे। अच्छा, ये 2014 से मुनशियात के धंधे में थी, राना नासिर से शादी की, फिर दूसरा पुलिस अफसर राना अकरम था, इतने धंधे में थी। आखिर इसकी सहूलतकारी कौन करता था? ये क्यों बीच में पकड़ी भी गई, छूट गई, फिर पकड़ी गई? कराची में दरख्शा में मुकदमा दर्ज हुए, गिजरी में दर्ज हुए। आखिर इनके पीछे कोई गया क्यों नहीं? आखिर इसके पीछे अफसरान कौन थे? कोई अफसर था, बाज़र शख्सियात थी, या इसके मोबाइल फोनों की अगर बात करें तो 851 अफराद के नाम निकले और शायद इसमें बहुत बड़े कोई सियासतदान भी होंगे। तो आप क्या समझते हैं? समीर भाई, आप भी इतना से रिपोर्टिंग करें, आपने एक सिस्टम का नाम सुना होगा कराची में। इस सिस्टम ने सारा सिस्टम तबाह कर दिया है। ये सिस्टम जो है इसके आगे अफसरान बाला को शायद बुरा लगे, लेकिन सब उसके आगे मजबूर हैं। ये सिस्टम सब कुछ कराता है। अब इस सिस्टम में कौन है, ये एक लोग नहीं, एक शख्स नहीं है उसके अंदर। इसमें पूरा एक सिस्टम है जिसमें ऊपर तक जाता है, और वो जो भी हुक्म ऊपर से आता है वो ऊपर से होता है, नीचे से जो पहुंचता है। इस सिस्टम ने इस कराची को बर्बाद किया है, और आप भी और दीगर सहाफ़ी भी चीखते रहे हैं इस सिस्टम के खिलाफ, सबको पता है। इवन वो जो तहकीकाती इदारे हैं जिनको ये सारे उनको भी पता है सिस्टम क्या है। लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सी मसलहत है जो कि सिस्टम अभी तक काम कर रहा है। सिस्टम का फ़ोन अगर किसी जगह पर आ जाए किसी काम में, तो फिर किसी की मजाल नहीं है कि वो ना कर सके उसको। आपको ऐसा महसूस होता है कि इस अगर आप इस केस को शुरू से देखें, कोर्ट में पेशी से लेके देखें, फिर मुकदमात की इंदिराज को देखें, बगदादी में एक मुकदमा हो रहा है कि अगर उसकी जेब से वो डब्बी मिल रही है, लियारी के, ये अमीरों का नशा है, लियारी में गरीब नशाई जो मर रहा है, उसकी जेब से वो डब्बी मिल रही है। उसके बाद जो गार्डन के फ्लैट का एड्रेस लिखा गया वो झूठा है। आपको लगता नहीं है कि केस कमजोर किया जा रहा है ये किसी तरीके से? आप तो बहुत बेहतरीन तफ्तीशी अफसर हैं कराची के। केस तो देखें, उसमें कोई शक नहीं, केस कमज़ोर हो चुका है। अच्छा, नए जो आप केस अच्छा, ये मैं बात काटूंगा आपकी कि केस तो कमजोर किया जा रहा है, दूसरा केसेस पे केसेस बनाए जा रहे हैं। भाई जो केसेस हैं उनमें इसको एविडेंस देके सजा दिलवाए ना। देखिए, जब ये बात आप जैसा एक शख्स कह सकता है जो प्रोफेशनल पुलिस अफसर नहीं है, रिपोर्टर है, आप भी समझ सकते, तो मैं और पुलिस अफसर क्यों नहीं समझ रहे? जो केसेस आपने उसको पहले दिन बनाया है, आप उस केस में उसको इतना स्ट्रांग बनाए, तफ्तीश में उसको इतना रखें, वो उसी केस में आप जो उसकी आपको कस्टडी में रख के जो आप केसेस बना रहे हैं, उसकी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है आगे जाके। वो वकील बड़े महंगे, आप वकील आ गया है उनका, वकील ने आप देखें आज उसकी टोन अलग थी, आज वो कोर्ट में शोर कर रही थी। आज उसने ये भी कहा जी बनी गाला के खिलाफ मेरे से जो है ये, उसकी वजह क्या थी? उसको भी किसी ने, उसके लॉर्ड ने मैसेज करवा दिया है कि डोंट वरी, वी आर बिहाइंड यू, और अब आप जो है ये काम शुरू। अब उसने बनी गाला का नाम सिर्फ इसलिए लिया है कि वो पीटीआई के वर्कर्स जो थे उनका सोशल मीडिया अब उसके फेवर में हो जाएगा। उसे बनी गाला से मेरा नहीं ख्याल कोई हमदर्दी होगी, वो अपने लिए कर रही है सब कुछ। लेकिन उसके लॉर्ड्स का मैसेज उसको वकील के जरिए पहुंच चुका है कि आप फिक्र नहीं करो, हम कर लेंगे इसको हम सेटल कर लेंगे। नहीं तो एफआईआर में गलतियां तो है ना, बिल्कुल गलतियां हैं। ये सिकम कैसे दूर होगा? अब ये देखें, अभी तो तफ्तीश फाइनल चालान पेश नहीं हुआ। फाइनल चालान से पहले अच्छे पुलिस अफसरान हैं कराची के अंदर, तफ्तीश में बहुत ज़बरदस्त पुलिस अफसरान हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँ, वरना मैं एक दो अफसरों का नाम जानता हूँ कि जो बहुत टेक्निकल काम जानते हैं। शायद अफसरान वाला के इल्म में ये ना हो उनके नाम, लेकिन अगर आप तफ्तीश अभी भी किसी अच्छे तफ्तीशी अफसर को देंगे तो तफ्तीश को संभाला जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन में हमने एविडेंस क्रिएट करनी होती है।
या तो एक तो एविडेंस होती है बनी बनाई में मिलती है, और एक फिर हमने एविडेंस क्रिएट करनी होती है ऐसी कि जो उससे कनेक्टेड हो सारी चीजें। तो ये कर सकते हैं तफ्तीशी अफसर अगर अच्छे हो। अरमगान केस से इसकी कोई मुमासिलत है? एक वीट की किस्म होती है, आला किस्म जिंगल, अरमगान मंगाया करता था, और अब इसके बारे में भी पता चला है कि जिंगल वहां से मंगाया करती थी, और इसका बड़ा ताल्लुक कार्टेल से है जो बैनुल अक़वामी मुनशियात चलाता था। यानी इसके ग्रुप में नाइजीरियन बाशिंदे भी, जिसको मशहूर है कि वो लोग और कुछ उठे भी हैं, छापे पड़े हैं, हाँ, तो कुछ नाइजीरियन बाशिंदे, इसकी साथी ब्लैक एंजल एक होती थी, हाँ। किरण नाम था उसका, उसका शौहर भी उठ गया जिसने सिया फार्म से शादी की थी। आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल में क्या? नहीं, डेफिनेटली देखें, अकेले तो काम नहीं कर रही। इतने बड़े पैमाने पर जो उसका काम पहुंच चुका है, जो जैसे वॉल्यूम बताया जा रहा है उसके काम का, तो उसके पीछे यकीनन पूरा एक रैकेट मौजूद है और बड़ा स्ट्रॉन्ग रैकेट है। और हमें आम आदमी को शायद पता ना हो, लेकिन माफिया जो है, जो ड्रग्स माफिया है, वो हर मुल्क में हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहती है। आज से 10 साल पहले या 4 साल पहले या 5 साल पहले क्यों किसी को ख्याल नहीं आया कि पिंकी को पकड़े? पिंकी नहीं, और बहुत सारी पिंकियां कराची में मौजूद है। तो ये एकदम ऑपरेशन क्यों किया इसके पीछे? इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहत बताई जाती हैं। देखें, कोई सियासी वजह भी हो सकती है इसमें। सबसे पहली वजह जो मुझे समझ आती है, और मैं समझता हूँ, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, खुदा ना खासा हो कि किसी मौके पे आगे ये सारा मामला ख़त्म ही हो जाए, हम्म। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे मुझे मतलब ये, मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ये सिलसिला चला है तो इस सिलसिले को चलना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े नौजवान तबाह हुए हैं और बड़े घरों के मतलब जो है बेचारे बच्चे जो हैं वो बेमौत मारे गए हैं। तो लेकिन इस सिलसिले को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अभी अभी हालात नज़र आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जाके ये रुक जाएगा, और फिर लोग कुछ दिन बाद अरमान की तरह इस केस को भी भूल जाएंगे। लेकिन अब तक पुलिस जो है पिंकी के साथियों को पकड़ने में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकी जो इसको होनी चाहिए, क्योंकि आज भी कई चीज़ें जो व्हाट्सएप पे मैसेज चले हैं कि पिंकी के जो है हमारे पास आज भी स्टफ दस्तियाब है, और 15,000 रुपए की वो सिल्वर डब्बी और फलानी डब्बी, यानी कि इसका मतलब ये है कि आज भी उसका पिंकी तो पकड़ी गई लेकिन धंधा बंद नहीं हुआ। तो आज भी व्हाट्सएप के ऊपर सारी चीज़ें मैसेज चल रहे हैं। तो ये क्या लगता है आपको कि कोई चीज, अब कितनी पिंकियां होंगी? ये एक पिंकी तो ये पकड़ी गई है, अब इस मैं नेटवर्क में कितनी पिंकियां हैं, कितने मर्द हैं, औरत हैं, खवातीन हैं, राइडर्स इस्तेमाल करती थी? तो ये आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान में कितने इस वक्त होंगे? आप तो शुरू से रहे हैं, इतना बड़ा केस कोई नजर में आया आपके? देखिए, केसेस तो बड़े बड़े आए नज़र में, लेकिन अब ये वबा कुछ ज़्यादा फैल गई है। हमारे वक्त में आज से 10-15 साल पहले भी चले जाएं तो ये था, ये क्रिस्टल आइस, नई नई किस्म के नशे आ रहे हैं, नई नई किस्म की चीज़ें आ रही हैं, और ये ज़्यादातर क्या करते हैं, यंगस्टर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। कराची में जो रात में जो डिफेंस की पार्टियाँ या मुख्तलिफ जगहों जो पार्टियाँ होती हैं, वहाँ हर जगह ये नशा खुलेआम चल रहा है। आज से नहीं चल रहा, बहुत अरसे से चल रहा है, और सबको पता है चल रहा है, सब उसका पैसा ले रहे हैं। देखिए, मैं भी एसएचओ रहा हूँ किसी इलाके में। मेरे इलाके में अगर कोई मनशियात बेच रहा है, तो वो मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं बेच सकता। इतना तो मुझे पता है। ये कोई किसी को ख़्याल क्यों नहीं आया इससे पहले कि भई मनशियात बिक्री करे? और बल्कि मेरे ख़्याल हमारे यहाँ तो पिछले कई सालों से कई चलो मुख्तलिफ ग्रुप्स में चलता रहता है, फलाँ जगह मनशियात बिक्री है। चले पहले तो काबिल बर्दाश्त थी ना कि इलाकों में बिकती थी, अब तो देखें अब तालीमी इदारों में घुस गई, सियासतदानों के घरों में घुस गई, तो देखें ये शोबिज होता है, इंडस्ट्री में घुस गई, जो आग आप लगाते हैं वो कभी-कभी आपके घर की तरफ भी आती है। पहुंच गई। ये वही हो रहा है। कुछ दिन पहले कुछ सुना है कि कुछ सियासतदान थे हाँ। जिनके बच्चे बेचारे इसमें, हम तो उनके लिए भी हमें तकलीफ होती है, ज़ाहिर है किसी का बच्चा है, लेकिन तकलीफ तो है कि किसी घर का एक जो नौजवान है वो इस नशे में लग के अपनी ज़िंदगी तबाह कर ले, वो पूरा घर तबाह हो जाता है। और मुझे तो अगर मुझे कभी मौका मिला इस पिंकी से इंटरव्यू करने का, मैं उससे पूछूँगा कि तुम्हारे ज़मीर ने कभी तुम्हें मलामत की कि एक लम्हे के लिए भी जो मैं ज़हर बेच रही हूँ लोगों को, इससे लोगों के घरों, तुम सिर्फ पैसे बनाती थी? कभी होता है ना, इंसान का ज़मीर तो कभी-कभी बोलता है। तो ये पूछने की मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुमसे पूछूँ, कभी तुम्हारा ज़मीर ने इसको न मलामत की है कि तुम ये ज़हर बेच रही हो, उससे लोग मर रहे हैं, ज़लील हो रहे हैं? पता नहीं ऐसे तो आप लोग। उससे पूछेंगे कि आपके ज़मीर ने मलामत किया, लेकिन जिन इलाकों में मुनशियात बेच रही थी वहाँ के एसएचओ भी मुलविस हैं, उनके ज़मीर कैसे मलामत करते हैं? इसका मतलब इन एसएचओज़ की भी तो सरपरस्ती रही होगी, एसएचओज़ के ऊपर से भी सरपरस्ती रही होगी। देखिए, सरपरस्ती के अलावा मैंने आपसे कहा काम नहीं हो सकता, हाँ। किसी सूरत में नहीं हो सकता। सरपरस्ती है तो काम हो रहा है। अब मैंने कहा, अब जो पिछले 5-6 साल बल्कि से जो हाल है, हमने पुलिस में ऐसा हाल नहीं देखा। मेरे अपने बहुत सारे कोर्समेट अभी भी पोस्टिंग्स पर हैं, वो भी ये कहते हैं कि यार हमने ज़िंदगी में मतलब अपनी पूरी पुलिस सर्विस में ये हाल नहीं देखा जो अब है, कि अब तो हर तरफ एसएचओ की, आपने खुद एक प्रोग्राम किया था एसएचओ के ऊपर कितने पैसे देके लग रहे हैं।
आप बताएं, अगर 70 लाख रुपए देके एसएचओ लग रहा है, पहले तो कोई पूछे वो ला कहाँ से रहा है, और ला रहा है तो भाई 70 लाख दे रहा है, उसको पता है कि यहाँ से मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो लेने वाला, अच्छा मजे की बात है, आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, किसी ने आपको फोन करके पूछा यार ये ऐसा नहीं होता है यार? किसी ने नहीं पूछा होगा मेरे ख्याल में। क्योंकि ये तो एक सिस्टम चला हुआ है। कैसे? तो सबको पता है ये सिस्टम है, इसके पीछे सिस्टम है। मैंने कहा ना सिस्टम की बात की थी, ये सिस्टम है जो उसके पीछे, जिसने इस पूरे पुराने सिस्टम को तबाह कर दिया, नया सिस्टम आ। अच्छा वो सिस्टम जो है वो इस वक्त बड़ा खतरनाक चल रहा है। सुना है कि अब कोई इदारे उसमें मुतहरिक हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अब ये मामला खत्म हो, और मैं तो ये कहता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि ये खुदा करे कि कोई डील ना हो, ये मामला अब खत्म हो, क्योंकि कराची के नौजवान बहुत तबाह हो चुके हैं इससे पहले। अच्छा, पहले की पुलिसिंग में और आज की पुलिसिंग में क्या फर्क है? क्या पहले भी इतने पैसे देके एसएचओ लगते थे या अब लगते हैं? अब तो एसएसपी भी पैसे देके लगते हैं। इस बारे में क्या आपने तो देखा होगा, पुलिसिंग में क्या फर्क है? मेरा अपना एक्सपीरियंस है लाइफ का। मैं 1998 में फर्स्ट टाइम मैं एसएचओ लगा था अजीज भट्टी में। मैं उनका नाम लेते हुए मुझे शर्म नहीं आएगी, बहुत अच्छे अफसर, रमजान चन्ना साहब उस वक्त एसएसपी होते थे। उस वक्त पूरे ज़िले पे एक एसएसपी होता था, डीआईजी नहीं होते थे, एक डीआईजी कराची हुआ करता। तो ज़िला ईस्ट में मैं था, मेरी पोस्टिंग थी। मुझे एक दिन कॉल आई एसएसपी ऑफिस से कि जी आप आ जाएं, सामने बुलाया। मैं थोड़ा डर गया कि यार पता नहीं मैंने कोई गलती की है, एसएसपी साहब ने बुलाया, मशहूर था कि बड़े सख्त अफसर थे, उन्होंने बुलाया। और फिर मेरे साथ एक मेरा और कोर्समेट था खुशरूद, जो आजकल डीएसपी लगा, उसको भी बुलाया, दोनों गए वहाँ। अब हम डरे हुए थे कि हमें कुछ शायद कोई शिकायत होगी, एसएसपी साहब ने बुलाया। उन्होंने हमें अंदर बुलाया, हमारा इंटरव्यू शुरू कर दिया, पूछा पोस्टिंग वगैरह का। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एसएचओ लगाना चाहता हूँ, तुम काम करोगे? तो हम थोड़ी देर तो हम तो हैरान हो गए कि हमें किस तरह से एसएचओ के लिए इन्होंने बुलाया गया। तो खैर हमने कहा और काम किया। और मैं आपको हल्फिया कहता हूँ, जितने अरसे मैं उनके साथ रहा, उन्होंने मुझे एसएचओ अजीज भट्टी लगाया, मैं उनके साथ जितने अरसे रहा, उसके बाद साउथ ट्रांसफ़र हो गए थे ना, उन्होंने मुझसे कोई पैसा मांगा, ना कोई किसी काम के लिए ज़ाती कहा, ना मैंने कोई चीज़ उनको ऐसी दी। ये मैंने अपना ज़ाती एक्सपीरियंस, उसके बाद में भी कई थानों में लगा हूँ। मैं हल्फिया कहता हूँ, मैं किसी थाने में पैसा दे के नहीं लगा। तो अब ये पैसे किसको देते हैं एसएचओ और अब एसएसपी? देखिए, मैं तो साफी बिरादरी जो हमारी दोस्त है ना, शोर करते हैं, वो कहते हैं, जो वो कहते हैं कि एसएचओ पैसे दे के लग गया, तो मैं तो उनसे भी कहता हूँ भाई ये तो पूछो कि ले कौन रहा है, एसएचओ तो दे रहा है, तो ले, अच्छा ले कौन रहा है? जो अथॉरिटी है बेसिकली लगाने वाला। अगर आप कोई काम कर सकते हैं तो मैं आपको पैसे दूंगा, ये ले। अगर आप ये काम कर ही नहीं सकते तो मैं आपको क्यों पैसे दूंगा? लेकिन इसमें एक और फैक्टर भी है, बीच में सिस्टम आया है ना, इस सिस्टम ने मेरे कहना बड़ी गड़बड़ की है। सिस्टम भी ऐसा है कि बाज बेशुमार केसेस में सिस्टम पैसे पकड़ रहा है और नीचे सिर्फ फ़ोन आता है कि आपने ये करना है और इसको यहाँ लगाना है। अब वो उसकी किसी सीनियर अफसर, कोई हमारे तो सीनियर अफसर रहे हैं, मीर जुबैर महमूद साहब, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, वो डीआईजी ईस्ट थे जब मैं एसएचओ था। तो मुझे याद है कि उस वक्त के होम मिनिस्टर ने मीर साहब को फ़ोन किया कि कोई हेडमोडेट लगाना था, कोई एएसआई को था, उसको इसको हेडमोडेट लगा दें। मीर साहब उस ज़माने में एग्ज़ाम दिया करते थे एसएचओज़ के, वो सॉरी हेडमोडेट के इम्तिहान लेते थे, जो पास होता उसको लगाते थे। तो मीर साहब ने पूछा उनसे, इम्तिहान तो अब भी लिए जाते हैं। हाँ, वो तो खैर एक आपके सामने सारे एसएचओ के भी इम्तिहान लिए जाते हैं। वो भी किस तरह से लिए जाते हैं, हाँ। उसमें कैसे-कैसे लोग पास हुए, हाँ। मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ। तो मीर साहब को जब फ़ोन आया उस वक्त के होम मिनिस्टर का, ये बात कर रहा हूँ आपसे शायद 2007 या 8 की, तो होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि यार ये फलाँ एएसआई है, इसको आप हेडमोडेट लगा दो। तो उन्होंने पूछा कि सर ये बताएं कि इसने हेडमोडेट का इम्तिहान पास किया है? तो उन्होंने कहा नहीं यार वो कोई फेल हो गया मेरे ख्याल में, तो तुम लगा दो उसको कोई। मीर साहब का जवाब था उस वक्त के होम मिनिस्टर को कि नहीं सर मैं इसको नहीं लगा सकता, ये फेल हो गया है, जो पास हुए मैं उनको लगाऊंगा। तो वो थोड़ा सा आगे से शायद होम मिनिस्टर साहब रूड हुए, तो उन्होंने फ़ोन मीर साहब ने खुद रख दिया था। उनको घबराहट नहीं थी कि मैं होम मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ। तो हमने तो ऐसे अफसरों के साथ काम किया है, उन्होंने नहीं लगाया हेडमोडेट। आज जो है वो ड्यूटी काणे हैं, अफसरान काणे हैं, मुंशी जिसको के कह लिए सकते सिस्टम हो। फोन करता है, हाँ ड्यूटी मुंशी के लिए सिस्टम फोन करता है, उसको ड्यूटी मुंशी लगा दो और लग जाता है। एसएचओ तो दूर की बात है। और ये है, ऐसा भी है कि एसएचओ लग रहे हैं लेकिन वो मिल के कहीं और आते हैं और लगते कहीं और से। यानी आपका कहने का मकसद है पुलिस सियासी है? वो बिल्कुल, मेरे ख्याल में उसमें तो कुछ, मैं क्या, सभी कह रहे हैं कि सियासत ज़्यादा है पुलिस। अगर सियासत ज़्यादा पुलिस ना हो तो कैसे ऐसे उनके साथ सीधे काम। मैं जिन अफसरों की बात आपके सामने नाम लिए, वो भी तो थे ना हमारे सामने, हमारे ऊपर उन्होंने नौकरियां की हैं, हमने देखा है उनको। उस वक्त भी सियासत थी और वो ऑब्लाइज भी करते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था जो अब हो रहा है। अब तुम हैरान है कि हो क्या रहा है यहाँ। अच्छा, ये पिंकी की बात पे फिर आएंगे हम। इंटरनेशनल कार्टेल से ताल्लुक उसका नजर आता है। मैं आपसे वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि जी पाएगी ये? क्योंकि वो ये नहीं देखते कि मंशियात फरोश है, हमारी खास है, ये वो है,
लेकिन कई राज उगलने लगे। आप देखें कई राज फाश होने लगे। इब्तदाई तौर पे तो मैंने 5 सफ़ों की उसकी रिपोर्ट है वो पढ़ी है मैंने, उसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है। असल में जहाँ पहले रही है वहाँ सब कुछ बता के आई है, यहाँ हाँ, कुछ नहीं है। हम जो कहते थे कि लाहौर से उठी है, ये है, हाँ, वो सारी चीज़ें। लेकिन आप क्या समझते हैं इसमें 30 सियासतदानों के नाम और ये और इस तरीके से अभी तो फिलहाल एक सियासी पार्टी के उसने रहनुमाओं का नाम लिया है, एक आधा शोबिस का लिया है, फिर कई नाम ऐसे सामने आते जा रहे हैं और आते जाएंगे अभी भी मजीद, क्योंकि हाँ, इंकिशाफात तो वो कर चुकी है, बिल्कुल। अब हल्के हल्के आते जाएंगे। तो आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इतने राज फाश होना शुरू होंगे जिसमें सियासतदानों के नाम, इसके नाम, क्योंकि आज इसने कोर्ट में कहा कि मुझसे जबरदस्ती उगलवाए जा रहे हैं, वो तो लेकिन कुछ होंगे जरूर, क्योंकि कोकीन तो जो है वो। नहीं, वो तो मैंने आपको बताया ना, उसके लॉर्ड्स का मैसेज को पहुंच गया कि तुम हर बात से इनकारी हो जाओ, अब कोई मसला नहीं, हम देख लेंगे। अच्छा, तो इसलिए वो इनकार कर रही है, लेकिन पहले जो कह के आई है वो उस वक्त अपनी मर्जी से कह रही थी, उसको टॉर्चर नहीं किया गया था। उसके मोबाइल फोन से जब नंबर निकल आए तो वो कैसे छुपा सकती तो थी? आप ये समझते हैं अगर इसने लब कुशाई जो सही मानों में कर दी तो कराची से इस्लामाबाद तक लाहौर एक भूचाल मच जाएगा। देखिए, लब कुशाई तो उसने की है कहीं ना कहीं, हाँ, और वो रिकॉर्ड पे भी आ गई है, वो भी तक रिकॉर्ड ज़ाहिर है शो नहीं किया गया। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि वो सियासी मकासद से चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। लब कुशाई तो उसने कर दी है, लेकिन अच्छा एक बात और, जिस कार्टिल के साथ काम करती है ना, मैं आपको बता दूं, उसको उससे कोई खतरा नहीं है। उसको उनसे खतरा है जो उसको सपोर्ट करते रहे आज तक, कि हमारा अच्छा, नाम बाहर ना आए। अभी मैं सुन रहा था कल के, मैं अखबार में बयान था कि होम मिनिस्टर साहब ने कहीं असेंबली में बयान दिया है कि जी अगर स्पीकर साहब इजाज़त दें तो मैं उन लोगों के नाम बता दूं, अगर बदनाम करने की बात है उनको बदनाम करा। तो ये क्या बात हुई? अगर अगर आपके पास कोई नाम पहुंच गए हैं भाई, और वो आप समझते हैं कि सही है, तो बताएं ना आवाम को। पुलिस अफसर का नाम तो फौरन ले लिया जाता है, ये करप्ट है, ये पैसा लेता है। साफ़ी का नाम तो फौरन लिया, वो करप्ट है, पैसा। तो भाई अगर आप समझते हैं कि ऐसे लोगों के नाम लिए हैं उसने, और आप समझते हैं, तो आप बताएं, आवाम को बताएं, लोगों को बताएं, अपने लोगों को बताएं उसको। लेकिन ये मामला इसीलिए कि जहाँ जहाँ पावर होती है वहाँ पे जाके आप मजबूर हो जाते हैं वहाँ। और दूसरी बात है, पिंकी का जो वो मुस्तकबिल है, मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल कि इतनी जल्दी तो वो जेल से बाहर आती है, तो ये ना हो कि जेफरी एप्स्टीन वाला कोई हाल हो कि जेफरी एप्स्टीन ने खुदकुशी कर ली जेल में, या शोएब खान डॉन कराची का था, वो जेल में उसको हार्ट अटैक हो गया था। तो तो इस टाइप का ना हो। कुछ भी हो हमने तो सकता। एक कोलंबियन का नाम सुना था ना, ग्रेसिटा ब्लांको जो नाम था, वो बहुत बड़ी एक कोकीन की हाँ, वो डीलर होती थी वो। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो ना कि जैसे हार्ट अटैक हो गया, देखिए कुछ भी हो सकता है, कुछ इस भी हो किस्म के सकता। मैटर्स में कुछ भी हो सकता है। अगर वो जिनको ये खतरा, अगर उनको खतरा नहीं है कि हमारे लिए कुछ तो हो, फिर तो कोई तो मसला नहीं, अगर उनको खतरा है खतरा है। तो फिर ये खतरे में है। वो हार्ट अटैक तो किसी को भी हो सकता है गर्मी में, जेल में। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। शोएब खान को हुआ, फिर जेफरी एप्स्टीन देखें, अमेरिका जैसी रियासत में जेफरी एप्स्टीन ने सुइसाइड कर ली। हम्म, अब तो ये तो कुछ भी हो, लेकिन वो इस किस्म के मैटर्स में आपको पता, हमने तो मूवीज आपने भी देखी, हमने भी देखी, कि फिर वो पीछा करते हैं बंदे का, उसका वो ट्रैक रखते हैं कि ये हमारे खिलाफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। यानी आपका कहने का मकसद है पुलिस इंट्रोगेशन तो करे लेकिन इसका ख्याल भी रखे, हिफाजत भी हाँ, इसकी। पुलिस तो रखे, लेकिन जेल जाने के बाद फिर जेल वालों की जिम्मेदारी है, वो पुलिस की फिर कस्टडी जब में जेल रखे। जाएगी तो वहां तो फिर सिनेरियो ही और होता है, जेल की जेल का अलग ही तो दुनिया है, कब अलग आपको पता है, दुनिया जेल है। की अलग ही दुनिया अच्छा, अब आखिर आखिर में आएंगे, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, स्ट्रीट क्राइम कम क्यों नहीं हो रहा? है। जी जी, स्ट्रीट क्राइम इसलिए कम नहीं हो रहा, अब हमने खुद डिस्कस किया इतनी देर, कि हमारा तवज्जो ही नहीं उस तरफ। हम इलाके में मनशियात बिकवाना चाह रहे हैं, हम गुटखा मावा बिकवाना चाह रहे हैं, पैसे पूरे भी तो करने। हमें वो सब काम कर, तो हमारी तवज्जो ही उस तरफ नहीं है ना, हमारी कंसंट्रेशन किसी और तरफ है। हम उस तरफ देखिए, हम तो उधर देख रहे हैं, हमें तो पैसे देने हैं, पूरे करने हैं हमें। मैंने तो ये भी सुना है कि बाज़ अभी कुछ थानों में ऐसे एसएचओ ना पैसे बंद हैं, लेकिन उनको कहा था भाई हमें नहीं पता, कहीं से भी दो हमें। तो वो तो हमारी तवज्जो नहीं है। स्ट्रीट क्राइम के लिए कोई मसला इतना नहीं है हमारे। दूसरी बात है, रिसोर्सेज तो चले हैं ही नहीं थानों में, वो तो बात की बात है, रिसोर्सेज भी आ जाए, लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब आपका इरादा होगा तो रास्ता निकलेगा, आपका इरादा ही नहीं है भाई। आप तो कर रहे हैं कि जी वो मनशियात बेच के पैसे दो, गुटखा मावा बेच के, कहीं से दो पैसे, हमें पैसे दो। तो जाहिर एसएचओ फिर उसी में लगा रहेंगे ना, एसएचओ तो दूसरा काम नहीं करेगा। तो क्या करना चाहिए, आपका क्या मशवरा है अगर पुलिस के हवाले से? करना यही चाहिए कि पहले तो सिस्टम से जान छुड़ानी चाहिए। जिस दिन सिस्टम से जान छूट गई और पुलिस अफसरान हमारे जो सीनियर है वो आज़ादी तो अपने आज़ादी से अपनी तौर पर फैसले लेने के काबिल हो गए, तो बिल्कुल पुलिस अफसरान ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हाँ, बस अब यही तो बदकिस्मती है। लेकिन हमारे पास पुलिस अफसरान ऐसे अच्छे हैं, मैं अभी भी जानता हूँ, जो एक चाहते हैं कि अच्छा काम हो,
और जराइम कम हो, लेकिन वो भी मजबूर हैं, उनके हाथ बंधे हुए, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सिस्टम से जान छुड़ा ली जाए, ये मेरी तहकीकाती इदारों से भी बड़ी दस-बस्ता है वो रिक्वेस्ट है कि सिस्टम से किसी तरह जान छुड़ाएं इस सिंध की, कराची की, ताकि पुलिस आज़ादाना तौर पे गैर सियासी योग पर काम करे। तो पुलिस अफसर अच्छे हैं, बिल्कुल हैं, तफ्तीशी अफसर भी हैं, ऑपरेशनल अफसर बहुत अच्छे हमारे पास मौजूद हैं। इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे जब तक आप सिस्टम से जान नहीं छुड़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपने हमें वक्त दिया। मुझे बुलाने का शुक्रिया। थैंक यू। इम्तियाज साहब का यह कहना है कि पुलिस अफसरान सिस्टम से जान छुड़ा लें तो कराची के हालात यकीनन बेहतर हो सकते हैं। हमें इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपके साथ हकीकत क्या में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।